Well, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, we will discuss how to create equitable mortgage. इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर को कैसे भरें, ये हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, ये टाइटल डीड रजिस्टर है, ये नेम ऑफ बैंक आ जाएगा, यहाँ उसका डिस्टिंक्टिव नंबर आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर्स विद सेंट्रल रजिस्ट्री, ये बाद में भरा जाता है जब ये इक्विटेबल क्रिएशन हो जाता है। तो ये इसके कॉलम है। डेट ऑफ डिपॉजिट, जिस दिन ओनर या मॉर्गेजर बैंक आते हैं, डिपॉजिट करते हैं टाइटल डीड, तो ये वो डिपॉजिट की डेट आ जाएगी। नेम ऑफ द पार्टी विद ऑक्यूपेशन, यहाँ पार्टी का नाम, उसका ऑक्यूपेशन और उसका फुल एड्रेस आएगा। नेचर ऑफ अकाउंट, डिमांड लोन, सीसी, जो भी फैसिलिटी बैंक उसको ग्रांट करेगा या कर चुका है तो वो यहाँ पर आएगा। अमाउंट एडवांस और लिमिट फिक्स वो यहाँ आ जाएगी। डेट ऑफ एडवांस, डेट आ जाएगी। लेजर फोलियो, डिटेल ऑफ टाइटल डीड, यहाँ पर टाइटल डीड जो भी लेते हैं, जैसे ओरिजिनल टाइटल डीड के साथ साथ सर्टिफाइड कॉपी जरूर लेनी होती है, तो वो सारा डिटेल इसमें आएगी। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वो सारा कहाँ पर वो सिचुएट करती है, किस जगह पर है, किस सिटी में है, किस टाउन में है, वो सब इसमें डिस्क्रिप्शन आएगा। वैल्यू एज और उसका मेजरमेंट वगैरह सारा। वैल्यू एज पर मैनेजर वैल्यूएशन विद डेट, देखिए दो वैल्यूएशन बनती हैं, एक मैनेजर ऑन स्पॉट जाके वैल्यूएशन करके आता है और एक वैल्यूअर अप्रूव्ड बैंक का जो होता है वो करता है। तो यहाँ पर वैल्यू एज पर मैनेजर्स वो अपने हिसाब से वैल्यू लगाएगा और यहाँ भरी जाएगी, और वो डेट जिस दिन वैल्यूएशन की उस डेट को क्या वैल्यू थी। मैनेजर सिग्नेचर विद डेट, यहाँ पर वो सिग्नेचर और डेट देगा। फिर 10 कॉलम के बाद 11वां, डिटेल ऑफ टाइटल डीड्स रिलीज्ड, जब टाइटल डीड रिलीज करेंगे तो उसमें डेट ऑफ रिलीज और किस की अथॉरिटी से किया जाता है। ये टू मैन कंसेप्ट है, एक आदमी उसको नोट पुटअप करेगा और जो अथॉरिटी है वो उस पर सैंक्शन करेगी, तब वो रिलीज होगा, और उसके ऑल डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड उस पर साइन करा लिए जाएंगे जिस दिन वो रिलीज होगी। मैनेजर इनिशियल्स यहाँ कर दिए जाएंगे। रिमार्क्स इफ एनी, कुछ रिमार्क्स देना चाहते हो रिमार्क्स यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए, डेट ऑफ डिपॉजिट के बाद, एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, लेटर देन दिस मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर चार्ज क्रिएशन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे प्लेस भरेंगे या डेट भरेंगे, और डिपॉजिटेड बाय, यहाँ किसने डिपॉजिट किया तो यहाँ पर वो नाम आएगा जो भी मॉर्गेजर या ओनर है। द टाइटल डीड मेंशन्ड अबव व्हेन मेकिंग द डिपॉजिट, श्री श्रीमती स्टेटेड दैट ही शी डिड so with the intent to create security by way of equitable mortgage, by way of equitable mortgage in respect of land together with जमीन के साथ साथ with all building superstructure, plant and machinery constructed or to be constructed or installed or to be installed, present or future, and or the properties covered thereby situated at in favor of the bank to secure repayment of advance made or to be made by bank to by way of not exceeding, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, जो लिमिट जितने का लोन सैंक्शन किया है वो लिमिट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। एंड फॉर ऑल अदर इंटरनेस एंड लाइबिलिटी व्हाटसोएवर बिसाइड्स इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर चार्जेस, ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज छूटी नहीं है, सारा कुछ सही भरा गया है। तो ये आपका चार्ज क्रिएशन। उसके बाद विटनेस लेंगे, 2 विटनेस सॉरी बैंक ऑफिशियल, 2 बैंक ऑफिशियल एम्प्लॉई होंगे और उनका विद फुल सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर होंगे, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, पीएफ नंबर भी भर सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए लिया जाता है कल को कोई कंट्रोवर्सी हो और कोर्ट में अगर रजिस्टर पेश किया जाए तो इन लोगों की विटनेस चलती है। इसमें किसी भी हालत में मॉर्गेजर के या ओनर के साइन नहीं कराने हैं, कोई राइटिंग उसकी तरफ से नहीं ली जानी है, तो क्योंकि किसी किस्म की भी राइटिंग नहीं लेनी है एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। बाद में भले ही वो लेटर लिखते हैं और बैंक उसको एक्नॉलेजमेंट करता है कि ये टाइटल डीड रिसीट किए हैं, तो इसमें एक तो
देखिए, ये इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएशन ये किसके तहत होता है? इसमें सेक्शन 58F ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जब भी टाइटल डीड डिपॉजिट किए जाते हैं विद द इंटेंशन टू क्रिएट सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ बैंक लेंडर, तो ये इक्विटेबल मॉर्गेज कहलाता है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। ये बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो पुराने शहरों के नाम थे, और नोटिफाइड एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये वहाँ पर ही इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये इन जगह पर ही मॉर्गेज होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेते हैं? नंबर एक तो, हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा कि डेट ऑफ डिपॉजिट्स, यहां पर जो डेट भरी उसके बाद की यहां डेट आएगी। अगर किसी कारण सेम डेट भरी गई, सपोज 12 दिसंबर 2022, और यहां भी यही डेट भरी गई गलती से, तो इसको ठीक कैसे करें? 2022 पर तो यहाँ टाइम का डिफरेंस कर देंगे। जैसे ये सपोज 10 AM डेट ऑफ डिपॉजिट, और ये क्रिएशन इसको हम 2:30 PM या कुछ भी है, टाइम का डिफरेंस कर देंगे तो भी ये वैलिड कहलाएगा, वैलिड मॉर्गेज हो जाएगा। तो ये था, ये मैं यहाँ फिर आपको रिपीट करता हूँ कि जो मॉर्गेजर या ओनर है उसके कहीं भी कोई साइन नहीं लेने हैं। हाँ, लेकिन जब वो डिपॉजिट करने आए तो वो इन पर्सन आएंगे, उनके सामने उनको ये समझाया जाएगा और वो वर्बली एक्सेप्टेंस देंगे, और उस इन विटनेस के सामने। तो अब एक तो देखिए सर्च कम लीगल ओपिनियन, ये हर बैंक अपने अप्रूव्ड एडवोकेट रखता है, वो ये सर्च बनाते हैं। और ये सर्च क्या, इसमें कितना पीरियड होना चाहिए? जनरली लोग बोलते हैं 12 years की सर्च बनेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें मेन क्या है कि फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ट्रांसफर टू द डेट ऑफ टिल डेट ऑफ सर्च की सर्च रिपोर्ट बनेगी। वो 12 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, और नॉट मियरली 12 years, ये नहीं है। एक तो ये चीज़ चेक करनी है। दूसरे वैल्यूएशन रिपोर्ट ये अप्रूव्ड वैल्यूअर बैंक के होते हैं, वो बना के देंगे, तो इसकी भी स्टडी करनी होती है। तीसरी एक चीज, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओरिजिनल टाइटल डीड, जिस टाइटल डीड को आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, जिस पर को मॉर्गेज कर रहे हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी साथ होनी चाहिए, वो एक प्रूफ होता है। तो 3 चीजें ये हैं। और देखिए, उसके बाद ये होने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ, हाँ, एक चीज और सर रिपोर्ट में लास्ट एंट्री होती है कि वेदर सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल और नॉट। ये पॉइंट जरूर शामिल कर लेना चाहिए सर्च रिपोर्ट के अंदर, ये कई बार छूट जाता है गलती से, तो ये भी होना चाहिए सर्च रिपोर्ट में। और फिर ये होने के बाद फिर इसका ना सेंट्रल रजिस्ट्री में इसकी एंट्री करते हैं। तो इसमें 2 एम्प्लॉइज होते हैं, कंसेप्ट डबल का है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ आएगी, यहाँ वो एसेट आईडी, इंटरेस्ट आईडी, रजिस्टर या नेम, किसने इसको एंटर किया, पीएफ नंबर क्या है एम्प्लॉय का, फिर यहाँ पर डेट ऑफ सैंक्शन आ जाएगी, एसेट आईडी, रजिस्टर्ड बाय, पीएफ नंबर और सिग्नेचर। ये सेंट्रल रजिस्ट्री में इसको एंटर करेंगे, और इसकी टाइम लिमिट है 30 डेज का। अगर 30 डेज के अंदर ये अगर एंटर नहीं होती सेंट्रल रजिस्ट्री में, तो बैंक के ऊपर फाइन लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान देने की हैं कि कैसे इसको एंटर करें, और फिर सेंट्रल रजिस्ट्री में विद इन 30 डेज की एंट्री करनी है, जिसमें एक ऑफिसर, एक मैनेजर या डबल कंसेप्ट चलता है। तो ये सारा चीज़ देखना है, तो तभी ये
वैलिड मॉर्गेज कहलाएगा। अगर कोई भी इसमें त्रुटि है तो वो वैलिड मॉर्गेज नहीं होता है। और यहाँ पर टू बैंक एम्प्लॉय का इसलिए लेते हैं उनके सिग्नेचर, ताकि कल को अगर कई बार क्या होता है, जो ये टाइटल डीड रजिस्टर है ये बैंक में नहीं, बैंक से कोर्ट में एज ए प्रूफ मंगवाया जाता है और ये विटनेस करते हैं। और अब आप ये देखिए कि फाइल पे जो नंबर लगता है वो नंबर कैसे लगेगा। जैसे आपका 4 नंबर रजिस्टर है वो चल रहा है और उसके पेज 24 पेज है, तो इसको टाइटल डीड नंबर 24/4 ये कहलाएगा। ये उसका फाइल का नंबर, टाइटल डीड रजिस्टर, टाइटल डीड नंबर इस अकाउंट का कहलाएगा, हो जाएगा। तो ये था कि इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएशन रजिस्टर कैसे बने। तो इसको यहाँ से आप इसकी जेरॉक्स कॉपी ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो उसको हम क्लियरली इसका जवाब देंगे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।